और मित्रों, प्रेस संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि हम लोग संस्कृत व्याकरण की प्रवेशिका का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि बाबूराम सक्सेना जी द्वारा विरचित है, और इसके मूल पुस्तक का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन पढ़ते चल रहे हैं, समझते चल रहे हैं। उसी की श्रृंखला में अब तक हमने प्राककथन का अध्ययन किया, तत्पश्चात वर्णमाला और फिर संधि पर चर्चा करें। संधि के अंतर्गत हम लोगों ने स्वर संधि के सारे भेद और संधियाँ कहाँ कहाँ होती हैं। उसके पश्चात व्यंजन संधि और व्यंजन संधि अब समाप्ति की ओर है, जिसके 2-3 सूत्र हैं, जो 1 या 2 सूत्र बचे हुए हैं, जो अभी इसी पेज में पेज नंबर 59 खोलेगा, इसी पेज पे समाप्त हो जाएगा और यहीं 59 पेज से ही आपकी विसर्ग संधि भी स्टार्ट हो जाएगी। और मैं आशा करती हूँ कि अगले 1 या 2 दिन में आपका जो है संधि का जो प्रकरण है वो समाप्त हो जाएगा। और ऐसा वादा तो नहीं करती हूँ, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, मैं समाप्त कर लूँगी, क्योंकि ये क्या परिस्थितियाँ आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो लेकिन लगभग जो है मेरा पूरा ये है विचार कि लगभग 2 दिन में ये जो आपकी संधि है ये समाप्त हो जाएगी। और आज हम लोग जो है विसर्ग संधि का जो बचा हुआ जो बचे हुए वार्तिक थे उनको पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो पेज संख्या 59 पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि नुम विसर्जनीय शा व्यवसाने अपि, स्या व्यवसाने अपि। तो इसमें हमने पढ़ा था कि जब सम उपसर्ग होता है, हम लोगों ने पढ़ा था कि मतलब इसमें कई चीज़ें पढ़ी कि जो सा होता है उसको जो है अवसान में होने पर सा को मूर्धन्य सा हो जाता है, जो आपका तालव्य सा होता है उसका मूर्धन्य सा हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि सम उपसर्ग के पूर्व में अगर क्री धातु आती है तो जो सम का माँ है उस माँ को रा हो जाता है, फिर वो विसर्ग हो जाता है, फिर वो सा में बदल जाता है, और उससे पहले जो सा है वो सा अनुनासिक हो जाता है, यानी उस पर अंक की मात्रा लग जाती है। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे संस्कर्ता और सम संस्कर्ता, इस तरीके के 2-3 उदाहरण भी देखे थे पेज संख्या 59 में। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इससे पहले वाला जो वीडियो है पार्ट संख्या 7, भाग संख्या 7 पर 7 नहीं 16 को आप देखिएगा, तो वहाँ पर ये जो है उदाहरण है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं पेज संख्या 59, और इसमें 26 नंबर से हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 26 नंबर पर कह रहा है कि छा छा से पूर्व होने वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में, क्या कह रहा है कि छा, ये जो छा है और छा, देखिए यहाँ पे ले लेते हैं पेन, कह रहा है कि छा तथा छा से पूर्व होने वाले ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बीच में, इससे पूर्व में होने वाला जो स्वर है, चाहे वो ह्रस्व है या दीर्घ स्वर के बीच में यदि चा आता है तो जैसे, तो क्या आता है, चा आता है। जैसे शिव धन छाया है, तो देखिए यहाँ पे छा है और छा के बीच में छा के पहले जो है स्वर है हश्व आ है, तो इसके बीच में कह रहा है कि यदि चा हो जाता है, तो देखिए पहले स्वर आया है, उसके बाद में छा आया है, तो इसके बीच में सा हो जाएगा, यानी ये पूरा ऐसे ही उतारा जाएगा और बीच में चा का आगम हो जाएगा। ठीक है, चा का यहाँ पर आगम हो जाएगा। यही ये सूत्र कह रहा है। जैसे वृक्ष धन छाया है, तो वृक्ष में आ है, छोटा आ है, ठीक है, और बाद में छा है, बाद में क्या है, छा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। क्या हो जाएगा, वृक्ष छाया। और इसके लिए एक सूत्र दिया छेचा। छेचा कह रहा है कि 6 होने पर ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए पहले शब्द के आखिरी में, और उसके बाद में अगर छा आया है ना, उसके बाद में अगर क्या आया है, छा आया है, तो पूर्व वाले ह्रस्व और इस छा दोनों के बीच में चा का आगम हो जाता है। यही ये कह रहा है छेचा सूत्र। जैसे शिव धन छाया, शिवत छाया, ठीक है, वृक्ष धन छाया। वैसे देखिए यहाँ पर व्यंजन संधि में क्या होता है कि पहले शब्द के आखिरी में व्यंजन होता है, लेकिन ये सब कुछ वार्तिक हैं जो अपवाद के रूप में हैं। तो कहा वृक्ष है, आ आया है, मतलब हश्व आ क्या है, स्वर है, और बाद में छा आया है, तो इन दोनों के बीच में चा का आगम हो जाएगा अगर छा आएगा तो। यही जो है ये सूत्र कह रहा है छेचा। और इसके 3 उदाहरण दिए गए। एक उदाहरण दिया गया शिव धन छाया, दूसरा दिया गया वृक्ष धन छाया, वृक्ष छाया हो गया, और तीसरा दिया गया
चे में देखिए एस क्या है, स्वर है, उसके बाद छी आया है, छा आया है। तो छा और मतलब स्वर और छा आया है तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, छे चा सूत्र से चा का आगम हो जाएगा और फिर रूप बनेगा आपका चे छियते, है ना। इस तरीके से 3 उदाहरण दिया और ये किस सूत्र के हिसाब से दिया गया, तो छे चा सूत्र के हिसाब से दिया गया। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं दीर्घात। हस्व या दीर्घ, छे चा सूत्र पढ़ा, अब लिखा है इसमें दीर्घात, यानी छे आने पर दीर्घात। अब देखिए दीर्घात का मतलब क्या हुआ, अगला सूत्र देखेंगे तो आपका ये देखिए तीसरा सूत्र है दीर्घात। दीर्घात क्या कह रहा है, आगे की लाइन ये कंप्लीट करेगा और ऊपर से अनुवृत्ति हो जाएगी। दीर्घात कह रहा है कि छा से पूर्व, है ना, यही है हस्व या दीर्घ। दीर्घात का मतलब हस्व या दीर्घ, छे चा वाला सूत्र हो गया। चलिए इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, या कहिए बता दें, वही कह रहा है कि हस्व हो पहले शब्द के आखिरी में, चाहे हस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, और उसके बाद अगर छा आया है तो बीच में चा का आगम हो जाएगा। यही छे चा और दीर्घात सूत्र कह रहा है। अगला चौथा सूत्र है किंतु। देखिए यहाँ पर देखिए लिखा 4 लिखा है, यानी 4 इसके नीचे सूत्र दिया। किंतु छा से पूर्व आंग उपसर्ग तथा माँ के आग को छोड़कर कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाला नियम छत्व विधान विकल्प से लगेगा। ठीक है, विकल्प से लगेगा यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कब, जब छे से पूर्व में क्या हो, आंग उपसर्ग को माँ या आ को छोड़कर कोई पदांत दीर्घ स्वर आवे। आंग उपसर्ग हो और माँ और बड़ा आ को छोड़कर कोई दीर्घ स्वर आवे तो ऊपर वाले नियम छत्व विधान विकल्प से लगता है। यानी विकल्प का मतलब होता है यानी कि वहाँ पर छा का आगम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, एक उदाहरण क्या दिया, लक्ष्मी छाया। क्या उदाहरण दिया, लक्ष्मी छाया। अब यहाँ देखिए माँ है, यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, बड़ा दीर्घ स्वर आया और उससे पहले माँ है। ठीक है, यहाँ पर छाया है तो इसको दोनों तरीके से इसका रूप बनेगा। माँ और आ को छोड़कर अगर कोई पदांत दीर्घ में हो तो माँ और यानी कि उपसर्ग को और तथा माँ और आया हो तो यहाँ पर विकल्प से। कहने का मतलब ये है कि जो छत्व संधि है, जो ये सूत्र कह रहा है कि पदांतार्थ, क्या कह रहा है, चौथा सूत्र कह रहा है पदांत। पहले सूत्र देख लीजिए, पदांता द्वा मतलब दो, पदांत में बड़ा आ और द्वा मतलब माँ, पदांत में माँ और बड़ा आ, और आंग उपसर्ग को छोड़कर अगर कोई आता है तो नियम में जो है मतलब आंग उपसर्ग हो तो बीच में अगर जो है छाया हो मतलब स्वर भी है तो ये नियम विकल्प से होगा। यानी कि माँ है तो उससे पहले माँ है तो माँ जो है यहाँ पर जो चा है, चा का आगम हो भी सकता और नहीं भी होगा, डायरेक्ट इसको जोड़ भी दिया जाएगा। जैसे उदाहरण क्या दे दिया, उदाहरण आप देखिएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, लक्ष्मी छाया। क्या उदाहरण दिया, लक्ष्मी धन छाया। अब यहाँ पे देखिए माँ है और दीर्घ है ना, दीर्घ है और माँ है, उसके बाद छा आया है यानी स्वर दीर्घ स्वर है और छा है, इसके बीच में चा का आगम जो है ये हो भी सकता है उस सूत्र से। पदांता दो सूत्र से हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, क्यों, क्योंकि इससे जो स्वर आया है इससे पूर्व में क्या है, माँ है। तो एक रूप इसका डायरेक्ट ऐसे लिख दिया जाएगा लक्ष्मी छाया, और दूसरा रूप जो इसका बनेगा वो बनेगा लक्ष्मी छाया, यानी दो रूप इसके बनेंगे। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि लक्ष्मी छाया के कितने रूप बनेंगे, तो लक्ष्मी छाया के 2 रूप, एक डायरेक्ट लक्ष्मी छाया जोड़ दिया जाएगा और एक लक्ष्मी छाया में चा का आगम हो गया है। चलिए आगे देखते हैं, छा से पूर्व आंग और मांग का आ होने पर चा अवश्य आएगा, लेकिन जो छा से पूर्व आंग है और मांग है
छा से पूर्व में देखिए अभी आपने देखा कि स्वर होना है, स्वर होने पर जो है चा का आगम होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये नियम कह रहा है कि छा से पूर्व यदि आंग है और मांग है, आ होने पर, मांग का आ होने पर चा अवश्य रूप से होगा, विकल्प से नहीं होगा। जैसे माँ, माँ धन छिद्दत। अब देखिए यहाँ पे मांग है ना, यानी माँ है और माँ के बाद छा आया है, तो यहाँ पर जो मतलब आ आया है, बड़ा आ है, इसके कारण यहाँ पर जो आपका है वो नित्य, और नित्य यहाँ पर चा का आगम होगा, यहाँ पर विकल्प से नहीं, यानी हम इसमें छा अवश्य रूप से आएगा। आप ये नहीं डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसमें चा जो है आना ही आना है। और इसको मिलाने पर बनेगा माँ छिद्दत। क्या बनेगा? माँ छिद्दत बनेगा। ठीक है, आंग और मांग यानी माँ छिद्दत बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार है आदन छिद्दत, छादती, आदन छादती, तो आपका आज छादती रूप बनेगा, आज छादत। ठीक, तो यहीं पर आपकी जो है व्यंजन संधि समाप्त हो रही है। और अब हम लोग श्री गणेश करेंगे विसर्ग संधि का, और लगभग जो है 1-2 दिन में विसर्ग संधि भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि विसर्ग संधि में ज़्यादा कुछ नहीं है, 2-3 पेज की है विसर्ग संधि। और तो अभी आपने छेचा और दीर्घात और पदांता द्वा पढ़ा। अब हम लोग विसर्ग संधि पर आते हैं। तो विसर्ग संधि को देखते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है? जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है। जैसे नमः धन ते बराबर नमस्ते, है ना। तो अब विसर्ग संधि पढ़ने के लिए एक चीज़ पढ़ लीजिए। सबसे पहले सरव, सा का मतलब होता है कि जो विसर्ग होता है, विसर्ग को पहले सा होता है, फिर सा का रा होता है, रा का ऊ होता है, और ऊ को गुण आदि होकर के ओ हो जाता है। यही कुल विसर्ग संधि में आप इतना पढ़ेंगे, या आप मान चलिए बस सरऊ याद रखिए विसर्ग संधि में, है ना। तो चलिए अब देखिए स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। विसर्ग संधि का श्री गणेश करते हैं। और पहले मैंने नियम बता दिया कि जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पर विसर्ग संधि होती है, विसर्ग संधि की पहचान के रूप में। अब देखिए इसमें एक पर आते हैं। विसर्ग संधि के बारे में क्या दिया गया है? कह रहा है कि पदांत सा, पदांत सा यानी पहले पद के अंत का सा सजुस शब्द के सा के स्थान में रा और रा रू हो जाता है। इस पदांत के बाद रा के बाद खर प्रत्याहार वर्गों के प्रथम, खर प्रत्याहार में कौन आते? वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण, वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण तथा तीनों सा का कोई वर्ण हो। वर्णों के प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण और तीनों सा यानी खर प्रत्याहार के कोई भी वर्ण हो तो वो, अथवा कोई भी वर्ण ना हो तो रा में विसर्ग हो जाता है। तो जो रा है उस रा का विसर्ग हो जाता है। जैसे रामस्थन पठति, रामः पठति, जैसे रामस धन पठति, तो इसका क्या रूप बनेगा? रामः पठति। सा सजरो सु, और विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय से सा ये सूत्र है इस नियम का, यानी कि जो सा है उसका विसर्ग हो जाता है सजुष शब्द के बाद यदि आया है। पदांत में सा तथा सजुष शब्द के बाद सा आया हो के स्थान में हो जाता है। इस पद में रा बाद में खर प्रत्याहार का वर्ण हो या तीनों सा हो तो जो सा है उस सा को विसर्ग हो जाता है। ये जो है ऐसा इस सूत्र में कहा जा रहा है। नमो नमः मित्रों। आगे चूँकि आगे का पेज है नहीं, यहाँ पर उपलब्ध नहीं है मेरे पास, पेज संख्या 60, तो पेज संख्या 60 मैं जो है क्लिक करके फिर थोड़ी देर में पुनः जो है उपस्थित होती हूँ विसर्ग संधि के सूत्रों को लेकर के और उनके नियम इत्यादि को लेकर के। नमः संस्कृता। यदि आपको मेरे चैनल से कुछ लाभ हो रहा है तो मित्रों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें, क्योंकि परोपकारा पुण्य पापाय परपीडनम।
और परोपकार का कार्य यदि करेंगे थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ेगा, थोड़ा सा हम भी जो है और अच्छे से आप लोगों तक कर पाएंगे। क्योंकि जब पीछे से आपको मोटिवेशन मिलता है ना, कोई पीछे से कोई रेस हो रही है और पीछे से कोई कहता है और तेज़, तो अगर वहाँ पे आप हिम्मत हार भी रहे होते हैं तो आप अपने और ज़्यादा बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बस वही जो पुनर्बलन का काम करता है ना, वो आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए पुनर्बलन का काम करेगा। नमः संस्कृताय, नमो नमः।